नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। आप मेरे साथ बस 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की हिरासत 17 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि जांच में शिवकुमार के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और करीब 800 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शासन वाले राज्यों के सीएम के साथ बैठक में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने की हिदायत दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीओके के मुजफ्फराबाद में रैली कर भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला। इमरान ने इस्लाम का वास्ता देकर खुलेआम पीओके के युवाओं को घुसपैठ के लिए उकसाया। और रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए प्रीमियम ट्रेन हमसफर से फ्लेक्सी फेयर योजना को हटा दिया है। साथ ही इन रेलगाड़ियों में स्लीपर क्लास के कोच लगाने का फैसला भी किया गया है। और आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। यूपी के सिद्धार्थनगर में चालान के नाम पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करके जुर्माना राशि बढ़ा दी है। नए कानून से बड़े शहरों में जहां ई चालान कट रहा है, वहीं छोटे जिलों में वाहन चेकिंग के नाम पर कई जगह पुलिस की ज्यादतियों की खबर सामने आई है। सिद्धार्थनगर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां हेलमेट न लगाने और गाड़ी के कागजात न होने पर एक लड़के को पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाही लात घूंसों से पीटते दिखे। यहाँ तक तो आपने देखा कि चौकी प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा और एक हेड कांस्टेबल महेंद्र रिंकू पांडे नाम के इस शख्स को पकड़कर वहां से ले जाते दिखाई दिए। हालांकि रिंकू पांडे के साथ मौजूद उसकी मासूम भतीजी पुलिस वाले की क्रूरता देखकर बेहद घबरा गई और शायद अपने चाचा से ये पूछती दिखी कि ये पुलिस वाले उसे क्यों पकड़ रहे हैं, उसे ले जाते दिखाई दिए। हालांकि रिंकू पांडे के साथ मौजूद उसकी मासूम भतीजी पुलिस वाले की क्रूरता देखकर बेहद घबरा गई और शायद अपने चाचा से ये पूछती दिखी कि ये पुलिस वाले उसे क्यों पकड़ रहे हैं। हमारी गलती हमने जेल में बंद कर लेकिन इसके बाद एक तरफ जहां चौकी प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा लोगों से मार खा रहे शख्स की बाइक चौकी पर ले जाने की बात कहते दिखे, तो दूसरी तरफ कांस्टेबल रिंकू पांडे को पीटता हुआ दिखाई दिया। हद तो तब हो गई जब चौकी प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा और हेड कांस्टेबल बीच सड़क पर रिंकू पांडे नाम के इस शख्स को लेटा लेटाकर लात घूंसों से पीटने लगे। वो इनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता तो दोनों पुलिस वाले उसे घसीटकर सड़क पर पटक देते और लातों और थप्पड़ों से पीटने लगते। देखिए कैसे पुलिस वाला उसकी पीठ पर बूट से वार कर रहा है। अरे इतने लोगों में कोई नहीं ले जाने वाला है। इस बीच चाचा के साथ होती मारपीट पर रिंकू की भतीजी वहां खड़ी होकर रोती नजर आई, लेकिन फिर भी पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। इस दौरान रिंकू पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर उसे माफ कर देने के लिए कहता रहा, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उसकी एक नहीं सुनी। आप लोग हमें सिर्फ मार मान लो तुम रुको, चलो बेटा बैठ। बुला इसके बाप को, नहीं तो मारा मत, रुको मारो। कल लेकर आ जाएंगे। नहीं रुको, तुम नहीं लेके जाओगे। 1 घंटा लेकर आए, चाबी नहीं दे सकते तो तुमको हम जाने नहीं देंगे। मत जाने दीजिए, चले जाओ। रुका क्या हमारी गलती क्या? और इस मामले में उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई और मामले में तूल पकड़ लिया था। नहीं तो कभी आपने ऐसा देखा है कि पुलिस वाले मारपीट करें और पुलिस वाले ही मार खाने वाले के घर पहुंचकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करें। हालांकि मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी धर्मवीर सिंह के आदेश पर कुछ पुलिस वाले रिंकू पांडे के घर पहुंचे, लेकिन जब ऊपर से दबाव आया तो पुलिस वाले खुद पीड़ित रिंकू पांडे के घर पहुंचे। इस दौरान उसने आप बीती सुनाई। हम पूछे शायद हमारी गलती क्या, हमारी गलती है कुछ नहीं, जब हमको मारते गए। आपके साथ एक बच्ची थी। हाँ, तो बच्ची क्या कर रही थी उस समय? बच्चे रो रहे थे। कितने साल की है बच्ची? हालांकि एसपी के आदेश पर दोनों पुलिस वालों को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस की क्रूरता पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। पुलिस विभाग के लिए बहुत ही प्रशोभनीय
कार्रवाई थी। इस सूचना पर 11 तारीख को शाम को नामहाजिर कर दिया गया था, 12 तारीख को निलंबित कर दिया गया था देवेंद्र और महेंद्र दोनों कर्मचारियों को। पुलिस ने भले ही इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का रवैया बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के डिग्री कॉलेज में बुर्का पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं की एंट्री बैन कर दी गई। खुद प्रिंसिपल डंडा लेकर कॉलेज के गेट पर खड़े हो गए और बाहर पुलिस वालों का पहरा लगा दिया गया। बताया गया कि पिछले 50 वर्षों में कॉलेज प्रशासन ने कभी भी बुर्के पर पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन कॉलेज का मौजूदा सत्र शुरू होने के बाद जब कुछ छात्राएं बुर्के में कॉलेज पहुंची तो उन्हें बदले हुए माहौल का सामना करना पड़ा। कैंपस में खुद प्रिंसिपल ने हाथों में डंडा लेकर मोर्चा संभाल रखा था। फरमान था कि या तो बगैर बुर्के के आइए या फिर हमेशा के लिए कॉलेज छोड़कर जाइए। कॉलेज की बदली हुई हवा से अनजान छात्राओं को कुछ भी समझ नहीं आया। कल तक ये छात्राएं बुर्के में कॉलेज आ रही थीं, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन अचानक प्रिंसिपल को कॉलेज के यूनिफॉर्म को सख्ती से लागू करने की सूची और आदेश दिया गया कि कॉलेज में बुर्का बंद है। देखिए, बुर्का ड्रेस के अंतर्गत नहीं आता। ड्रेस में जो कॉलेज के द्वारा निर्धारित ड्रेस है उसी की अनुमति दी जाएगी। लिहाजा क्लास करने आई छात्राएं या तो घर वापस लौट गईं या फिर उन्हें कॉलेज के बाहर जाकर अपना बुर्का उतारना पड़ा। गेटमैन ने बेहद रूखे अंदाज में कहा, इस मामले में कोई बात नहीं होगी। क्लास में नहीं उतारा जाएगा बेटा, आप चले जाओ, वहाँ स्टैंड है, स्टैंड पर वहाँ उतार के आ जाओ। कॉलेज प्रशासन की सख्ती के आगे भला छात्राएं बात भी क्या करती, इसीलिए या तो घर लौट गईं या फिर कॉलेज के बाहर जाकर बुर्का उतारना पड़ा। प्रशासन को उम्मीद थी कि इस फरमान के बाद हंगामा हो सकता है, लिहाजा पुलिस का बंदोबस्त पहले ही कर लिया गया था। कॉलेज प्रशासन के रुख से जाहिर हो गया कि बुर्के पर कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं गेट के बाहर और अंदर खड़े पुलिस जवानों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि विरोध हुआ तो कार्रवाई होगी। इन कॉलेज के इस फरमान पर यूपी की सियासत का पारा चढ़ना तय था और ऐसा ही हुआ। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड की दलील दी, अनुशासन की अहमियत को समझाया, यहाँ तक कि एक अजीब सा तर्क ये दिया कि छात्राएं चाहें तो ड्रेस के रंग का बुर्का पहनकर वो कॉलेज आ सकती। लेकिन इन सभी दलीलों के बावजूद कॉलेज प्रशासन ये समझाने में नाकाम रहा कि अचानक छात्राओं के बुर्के से कौन सी आफत टूट पड़ी। पता नहीं अब उनको मेरे बुर्के से क्या प्रॉब्लम है। न कोई नोटिस न कोई नियम, बुर्के से नाराजगी की कोई खास वजह भी नहीं बताई गई। बस नहीं अलाउ, बाहर उतारिए, बाहर स्टैंड है वहाँ पर उतार के अंदर एंट्री कीजिए। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया भी खत्म हुई है और पढ़ाई शुरू होने वाली है। बताया गया कि कुछ दिन पहले वहाँ छात्राओं के दो गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद ही कॉलेज प्रशासन को अनुशासन की अहमियत समझ में आई। इसके बाद अनुशासन समिति ने यह निर्णय लिया कि अब हम इसको बाहरी तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए जो यूनिफॉर्म कोड ऑलरेडी एडमिशन रूल्स में दिया हुआ है उसको हम सख्ती से लागू करेंगे। कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। आई कार्ड के बगैर छात्र छात्राओं की एंट्री बंद कर दी गई। लेकिन आई कार्ड और ड्रेस कोड के अनुशासन के आड़े बुर्का आ गया, इसीलिए आनन फानन में उसकी एंट्री ही बैन कर दी गई। लेकिन इस पर बवाल होना तय था और बात बढ़ते बढ़ते डीएम तक पहुंच गई। कुल मिला के कॉलेज प्रशासन का अंदरूनी मामला है, तो उन्होंने उनसे कहा है कि आप प्रॉपर जो स्कूल की निर्धारित ड्रेस है उसको पहन के आइए, यूनिफॉर्म को पहन के आइए, और अगर बुर्का उसमें अनुमन्य नहीं है तो आप घर से ही अपना यूनिफॉर्म के साथ आए। फिर भी डीएम ने कॉलेज प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी मांगी। उधर मामला मीडिया में उछल गया और कॉलेज के सामने ही दुश्वारियां खड़ी हो गई। इसके बाद प्रिंसिपल ने मामले को संभालने का जतन किया। दलील दी कि काला नहीं लेकिन ड्रेस के रंग का बुर्का पहनकर आया जा सकता है। बॉयज के लिए ग्रे शर्ट, सफेद शर्ट और ग्रे पैंट, गर्ल्स के लिए ग्रे शर्ट और सफेद पैजामी है। अब इसमें जहाँ तक बुर्के की बात है, बुर्के पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई बैन या प्रतिबंध नहीं है। कॉलेज प्रशासन का यह कहना है कि छात्राएं यदि बुर्के में ही आना चाहती हैं तो वह यूनिफॉर्म कलर का बुर्का पहने, जिससे कि किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे, सभी के साथ समानता की बात रहे। बुर्के पर कॉलेज का रुख नहीं बदला है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अपनी दूसरी गलतियां जरूर दुरुस्त कर ली। कॉलेज के अंदर ही छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम बना दिया गया है। आदेश है कि जो छात्राएं ड्रेस से अलग बुर्का पहनकर आएंगी वो पहले चेंजिंग रूम में उसे हटाएंगी, उसके बाद क्लासरूम में जाएंगी। प्रिंसिपल ने सफाई दी कि इस मामले में छात्राओं के साथ सख्ती नहीं की गई, लेकिन श्री रामचंद्र कन्हैयालाल कॉलेज में ड्रेस कोड बदस्तूर कायम रहेगा और काले रंग का बुर्का बैन रहेगा। इन बुर्के पर बैन के फरमान से बवाल बढ़ गया। असल में 2 दिन पहले अलीगढ़ के कॉलेज में भी मुस्लिम छात्र छात्राओं के टोपी और बुर्का पहनने पर विरोध शुरू हुआ था। कुछ हिंदू छात्र नेता कॉलेज प्रशासन से मिले और बुर्का टोपी बैन करने के लिए 72 घंटे की चेतावनी दी।
इधर फिरोजाबाद में कॉलेज प्रशासन ने खुद ही पहल करते हुए बुर्का बैन कर दिया और इसके लिए कॉलेज की ओर से ड्रेस कोड का हवाला दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले के खिलाफ संविधान और कानून का सवाल खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान में एक ही तरह का कानून है, कानून चलना चाहिए, चाहे यूपी हो चाहे दूसरी कोई रियासत हो। मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत की सरकार को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए और मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। बुर्का पहनना कोई जुर्म नहीं है। यूपी में मसला अकेले बुर्के का नहीं है। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में बुर्के के साथ टोपी भी बवाल की वजह बन गई। 2 दिन पहले कुछ छात्र नेताओं ने बुर्का और टोपी के खिलाफ मोर्चा निकाला। कॉलेज में मुस्लिम छात्रों से बुर्का टोपी बैन करो। नारेबाजी के बाद छात्र नेता कॉलेज के प्रॉक्टर से मिले और कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की टोपी और छात्राओं के बुर्के पर आपत्ति जाहिर की। छात्रों के हंगामे से चिंतित प्रशासन ने साफ कर दिया कि ड्रेस कोड सख्ती से लागू किया जाएगा, यानी बुर्का और टोपी की इजाजत नहीं होगी। जो भी ड्रेस कोड है हमारे कॉलेज का उसे हम लागू कराएंगे, वो लागू है। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर बुर्के और टोपी पर पाबंदी नहीं लगी तो फिर बड़ा कदम उठाया जाएगा। कि यदि 72 घंटे के अंदर ऐसे मुस्लिम छात्र छात्राओं पर बुर्का और टोपी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हिंदू छात्र छात्राएं भी डीएस कॉलेज के ड्रेस कोड का परित्याग करके, समाप्त करके हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा रंग के वस्त्रों में कॉलेज कैंपस में आएंगे। बुर्के और टोपी से छात्र नेताओं का एतराज कानून व्यवस्था बिगाड़ने की धमकी तक चला गया। कॉलेज कैंपस में बुर्का पहनी कुछ छात्राओं ने हालात देखते हुए घर लौट जाना ही बेहतर समझा, लेकिन इस अच्छे खासे बवाल के बारे में अभी राज्य सरकार को जानकारी ही नहीं है। अलीगढ़ का एक मामला है जिसमें कुछ छात्र जाकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है कि अगर वहाँ बुर्का पहनकर और टोपी पहनकर आप लोगों छात्र नहीं छोड़ा तो वो लोग भी बुर्का पहन करके, वो जानकारी नहीं, जानकारी करके बताएंगे। अलीगढ़ और अब फिरोजाबाद के कॉलेजों में बुर्का और टोपी का मसला अलग अलग तरह से उठाया गया है, लेकिन दोनों की सियासी रंगत एक जैसी है और आसार हैं कि जल्दी ही ये नया सियासी मुद्दा बन जाएगा। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 23वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की शुरुआत की। जफरयाब जिलानी ने कहा, 1885 में निर्मोही अखाड़ा ने जब कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उन्होंने अपनी याचिका में विवादित जमीन के पश्चिमी सीमा पर मस्जिद होने की बात कही थी। यह हिस्सा अब विवादित जमीन का भीतरी आंगन के नाम से जाना जाता है। निर्मोही अखाड़ा ने 1942 के अपने मुकदमे में भी मस्जिद का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने 3 गुंबद वाले ढांचे को मस्जिद स्वीकार किया था। जफरयाब जिलानी के दस्तावेजों के जरिए ये साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि 1934 से 1949 के बीच बाबरी मस्जिद में नियमित नमाज होती थी। जफरयाब जिलानी ने कहा कि रोज की नमाज के लिए ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन जुम्मे की नमाज में भीड़ होती थी। जिलानी ने कहा कि जिन दस्तावेजों को निर्मोही अखाड़ा की ओर से इस्तेमाल किया गया है, जफरयाब जिलानी मुस्लिम पक्ष के गवाहों के बयान पर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि 1934 के बाद भी विवादित स्थल पर नमाज पढ़ी गई। उसके बाद भी ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। लंच के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत की। धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने सिर्फ प्रभात और प्रबंधन के लिए अंदर के अहाते के अधिकार के लिए याचिका दाखिल की। धवन ने दलील दी कि पहले हिंदू बाहर के अहाते में पूजा करते थे, लेकिन 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्ति को गलत तरीके से मस्जिद के अंदर शिफ्ट किया गया। राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि वो शैविट हैं और मैनेजमेंट के अधिकार से वंचित हैं। अगर कोई नया मंदिर बन जाता है तो निर्मोही अखाड़ा उसका शैविट रहेगा। धवन ने कहा कि 1885 में महंत रघुवर दास के मुकदमे को पहले निर्मोही अखाड़े ने नकार दिया था, लेकिन बाद में निर्मोही अखाड़े का महंत मान लिया था। पहले निर्मोही अखाड़े ने जन्मस्थान शब्द को नकार दिया था, लेकिन बाद में इसको जुडिशियल एंट्री में माना। राजीव धवन ने स्थान को ज्यूरिस्टिक पर्सन कहे जाने की दलील पर सवाल उठाए और कहा कि हिंदू पक्ष ने तर्क दिया है कि नदियों, पहाड़ों, कुएं के लिए प्रार्थना की जाती है। मेरा तर्क है कि ये एक वैदिक अभ्यास है। जहां तक वेदों का सवाल है वो इसे पूछते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं। आप सूर्य से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसे अपना अधिकार क्षेत्र नहीं कहते। धवन ने कहा कि स्वयंभू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईश्वर खुद को परिलक्षित करता है, जैसे कोई पर्वत या मानसरोवर। इससे यह साबित नहीं होता कि इस तरह के स्वयंभू ईश्वर स्वरूपों का ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी ही हो। अब अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। इधर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी को नसीहत दी है।
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी को नसीहत देते हुए कहा कि कुछ काम वैज्ञानिकों पर छोड़ देना चाहिए। कुछ काम वैज्ञानिकों पर छोड़ देना चाहिए। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वाड्रा अब 20 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश यात्रा कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया और पीयूष गोयल के ग्रेविटी वाले बयान पर भी हमला बोला। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक कार में आगे की सीट पर बिना बेल्ट बांधे बैठे नजर आईं, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बेल्ट न लगाने पर 5,000 का जुर्माना है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने बिजली की बढ़ी कीमतों के विरोध में नोएडा के बिजली दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। यूपी के सीतापुर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ काफिले में शामिल सैकड़ों गाड़ियां टोल टैक्स भरे बिना ही आगे निकल गई। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद तालाबों से पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके चलते चंबल नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चे छत से टपकते पानी के बीच छाता लेकर पढ़ाई करने को मजबूर दिखाई दिए, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूल की इस हालत की वजह को जानना चाहा तो इस मामले में वो गोलमोल जवाब देने लगे। लेकिन शायद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल की हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। देखिए कैसे जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर मौजूद चक पचौड़ा गांव के स्कूल में टपकती छत के नीचे बच्चे छाता लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की बिल्डिंग के हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छत का प्लास्टर भी निकलकर नीचे गिर रहा है। ऐसे में बच्चे हर वक्त खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर दिखे। तो ये स्कूल में छतरी लगा क्यों पढ़ रहा है? सर हमारे स्कूल में ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे हमारी लगता है कि छत का प्लास्टर भी निकलकर नीचे गिर रहा है। ऐसे में बच्चे हर वक्त खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर दिखे। तो ये स्कूल में छतरी लगा क्यों पढ़ रहा है? सर हमारे स्कूल में ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे हमारे यहाँ जमीन भी आली हो रही है, हमारी पट्टी है। हमारी छत ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे कीचड़ है, हम छतरी लेकर आते हैं। स्कूल में 3 कमरे हैं और तीनों में ही पानी टपक रहा है। ऐसे में वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका है। इतना ही नहीं, बारिश में स्कूल के बाहर इतना कचरा हो जाता है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग साल 2009-2010 में बनी थी, लेकिन महज 9 सालों में ही बिल्डिंग की छत जर्जर हो गई और प्लास्टर है वो छत से नीचे गिरने लगा। लिहाजा जहां एक तरफ बच्चे छाता लेकर पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर भी छाता लेकर पढ़ाती हुई नजर आईं। अभी लगातार बारिश हो रही है और स्कूल की स्थिति ऐसी हो गई कि जो प्लास्टर है वो टपकने लगा है। प्लास्टर के साथ साथ पानी भी टपक रहा है और सर पढ़ाना तो पड़ता है हमें, तो सर छाता लेके आते हैं जिससे प्लास्टर टपके तो इसी पे गिरे, पानी भी टपके तो इसी पे गिरे और हम और बच्चे हमारे सुरक्षित रहे। यही नहीं, मिड डे मील बनाने वाली जगह पर भी पानी पानी हो जाता है, जिससे बच्चों का खाना बनाने में भी स्कूल के कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। पानी चूर रहा है कैंटीन में और मैं थैली बिछा के रोटी बना के दे रही हूँ। ये समस्या है, मेरी जगह अच्छी नहीं है। चक पचौरा इलाके के इस सरकारी स्कूल में कुल 62 छात्र छात्राएं और 3 शिक्षक हैं, लेकिन टपकते पानी के बीच इनकी मजबूरी समझी जा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि मरम्मत के लिए सरकार को एस्टीमेट भेजा जा चुका है, जिसके बाद सरकार के जवाब का इंतजार है। सर वहाँ छत में जो पानी टपकता है उसकी मरम्मत के लिए हमने एस्टीमेट बना के राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में जमा करा है। अभी वहाँ से पैसा प्राप्त होगा तो हम उसको मरम्मत करा देंगे। हालांकि शिक्षा विभाग दावा करता दिखा कि उन्हें स्कूल की खस्ता हालत की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो स्कूल को जल्द से जल्द ठीक करवाने के दावे करते दिखे। अभी तक ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि ऐसा वहाँ कुछ है, लेकिन हमने सामान्य निर्देश दे रखे कि अगर छत टपकती है या प्लास्टर गिरने जैसी स्थिति है, खतरनाक है, तो वहाँ पर कक्षाएं न लगा करके तात्कालिक रूप से वैकल्पिक जो व्यवस्था पास में मंदिर वगैरह वहाँ लगाएं। आपने मुझे बताया है, मैं व्यक्तिशः कल ही जाकर के वहाँ की स्थिति को देखूंगा और जल्दी से जल्दी उसमें सुधार करूंगा।
पढ़ना जरूरी है, इसीलिए छात्र रोजाना स्कूल छाता लेकर आते हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उन्हें छाता लेकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और उनके स्कूल की हालत ठीक होगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाएगी। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक यह आयोजन होगा। अमित शाह एम्स से यह आयोजन शुरू करेंगे। उनका जन्मदिन आ रहा है और उनकी जन्मदिन मनाने वाली समिति के आप सदस्य हैं, किस तरीके से मनाएंगे सर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन? देखिए, सेवा सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में पूरे देश में मनाया जाएगा। इस बीच में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें लीड रोल में रहेगी और समाज के जो विभिन्न संगठन हैं उनको साथ लेकर के सेवा का भाव कैसे देश में जागृत हो, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन कैसे धीरे धीरे बंद हो, ऐसे दिव्यांगजनों की हम सहायता कैसे करें, सेवा होती क्या है, उस पर वर्कशॉप हो, ये सारे विषय रहेंगे इस दौरान। दिल्ली में 3 साल बाद ऑड इवन की फिर वापसी होगी। इस बार ये 12 दिनों के लिए होगा और दिवाली बाद इसे 4 से 15 नवंबर तक लागू किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर चालान को लेकर पहले ही घमासान मचा हुआ है और अब ऑड इवन को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। हम लोगों ने 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसको हम लोग पराली प्रदूषण एक्शन प्लान बोल रहे हैं। पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान है। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। 4 नवंबर से 2 और 3 को सैटरडे संडे है। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये केवल एक इमरजेंसी मेजर होता है, तो चूंकि वो एक इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है जब पराली का धुआं आके पूरे गैस चैम्बर की तरह पूरे आसमान पे छा जाता है। राकेश 60,000 गाड़ियों को दिल्ली से बाहर शुरू कर दिया चलना। बदरपुर का वो कोयले से चलने वाला प्लांट गैस का बना के बवाना शिफ्ट किया। तब तो आप उसमें सहयोग नहीं करते हो। एक चुनावी स्टंट के रूप में आप गुड़ी बातें लेके आ जाते हो। अगर आपको लगता है कि नवंबर में पराली जलती है तो हर साल नवंबर में आपको ऑड इवन लागू करना चाहिए। ये 2020 के मुहाने पे ही क्यों कर रहे हो जबकि सामने चुनाव है? दिल्ली बड़ी समझदार है और इस चुनावी स्टंट को समझती है। मास्क भी बांटेंगे। दरअसल पिछली बार भी जब ऑड इवन लागू हुआ था तो उससे पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। इसीलिए केंद्र सरकार भी केजरीवाल के फैसले से सहमत नहीं है। मोदी सरकार के मुताबिक ऑड इवन इस वक्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का स्तर कम हो चुका है। अभी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नया रिंग रोड बनाया उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी कम हुआ है। और मेरे अंदाज से हम 2 साल के अंदर जितने 50,000 करोड़ के रोड मेरे विभाग से बन रहे हैं, यमुना जल शुद्धिकरण और वायु शुद्धिकरण दोनों की योजनाएं चल रही है। 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, तो उनका फैसला तो वो कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला नहीं लिया। सवाल यह भी है कि पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट से परेशान जनता ऑड इवन से कहीं और परेशान तो नहीं हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर दिल्ली में आपके पास कार है तो नवंबर में इसे सड़क पर निकालने से पहले जरा कैलेंडर चेक कर लें, क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए एक बार फिर ऑड इवन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत इस बार ऑड इवन 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा, यानी 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़क पर दौड़ पाएंगी। वहीं 1, 3, 5, 7 और 9 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी, जबकि शनिवार रविवार को इस नियम पर छूट रहेगी। ऑड इवन नंबर प्लेट के आखिरी डिजिट से तय होगा। ऑड इवन को सफल बनाने के लिए लोगों को मास्क भी बांटे जाएंगे। साथ ही कूड़ा जलाने से रोकने के लिए हर वार्ड में 2 मार्शल तैनात किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ वाहनों को ऑड इवन से छूट मिलेगी। पिछली बार सीएनजी वाहन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार को छूट मिलेगी। 2 व्हीलर्स यानी कि 2 पहिया वाहनों को भी पिछली बार छूट मिलेगी।
12 साल तक के बच्चे के साथ अगर महिला गाड़ी चला रही है तो उन्हें भी छूट दी गई थी। अस्पताल जाने वाले मरीजों, विकलांगों की गाड़ियों को भी राहत दी गई थी। एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां, जेल, एनफोर्समेंट के वाहनों को छूट दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकायुक्त, हाईकोर्ट के जज और सभी राज्यों के सीएम को भी छूट दी गई थी। अब सुनाते हैं कि आखिर दिल्ली वालों का ऑड इवन पर क्या कहना है। ऑड इवन में ट्रैफिक कम होता है, प्रदूषण कम है। It's more of a makeup. It's not a plastic surgery, it's a makeup, in my opinion. For दिल्ली गवर्नमेंट कि ये पॉल्यूशन हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज वेल सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका कोई सोल्यूशन है नहीं उसका ऑड इवन करने का। वैसे पहले भी बहुत होते रहे हैं और इसका कोई असर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि कोई असर पड़ेगा पॉल्यूशन पे या फिर दिल्ली की सड़कों पे? नहीं, आई डोंट थिंक। ट्रैफिक कम हो जाएगा जी, पॉल्यूशन पे भी असर? हाँ, पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा जी। तो आपको क्या लगता है फैसला? मेरे को बहुत अच्छा लगा जी ऑड इवन का डिसीजन। तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ऊपर चेक करना जरूरी है एंड लेट अस सी इसका आउटकम क्या होने वाला है, बट करंटली तो पॉजिटिव ही लग रहा है। और भी आपको? हाँ जी, होना चाहिए, पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आएगा और ट्रैफिक भी आई थिंक होना चाहिए। आई एम इनटू इट। सरकार के फैसले को सही मानते हैं? हाँ जी। पटना में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या रोते हुए दिखाई दी। पटना में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या उनके सरकारी आवास से रोते हुए बाहर निकली और गाड़ी में अकेले बैठकर चली गई। बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। गुजरात के नर्मदा जिले में तेज बहाव में बही एक बच्ची को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचा लिया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे के पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की, जिसमें 300 गाड़ियों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ ने नक्सली हमले के लिए रास्ते में बिछाया गया 20 किलो आईईडी बरामद कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में आरटीओ दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लाइन नजर आई। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद के गांव में एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने एक बोरे में बंद किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जारी भारी बारिश के दौरान एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में पानी घुस गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 281 अंकों की उछाल के साथ 37,385 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93 अंकों की बढ़त के साथ 11,076 पर बंद हुआ। भोपाल में गणपति विसर्जन का मौका एक बड़े हादसे के साथ आया। मुंह अंधेरे मूर्ति विसर्जन के लिए गए 12 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। उन्होंने नाव पर रखी गई गणपति की मूर्ति को जैसे ही पानी में धक्का दिया, उनकी नाव पलट गई और यह हादसा इतनी जल्दी हुआ कि नाव पर सवार किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। किनारे खड़े लोग विसर्जन का वीडियो बना रहे थे। खटलापुरा घाट पर विसर्जन के लिए भारी भरकम मूर्ति को 2 नावों पर एक तख्त लगाकर रखा गया था। बीच पानी में जाकर मूर्ति को धक्का दिया गया, लेकिन मूर्ति गिरते ही एक नाव में पानी भर गया और उस पर सवार लोग दूसरी नाव पर कूद गए। लेकिन देखते ही देखते दोनों नावें डूब गईं और उन पर सवार करीब 20 लोग पानी में गिर गए। जो तैर सकते थे वो तैरते हुए बाहर निकलने लगे। मदद के लिए एक नाव भी तुरंत उनके पास पहुंची। 6 लोग तैरते हुए पानी से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। रोते बिलखते परिजनों के साथ प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। पानी में डूबे हुए लोगों की तलाश हुई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच आदेशित हो गई है और कहाँ कमियां रह गई, कहाँ पे किसकी लापरवाही पाएगी, इसकी जांच के उपरांत पता लगेगा। गणपति विसर्जन के दौरान यह हादसा कई परिवारों को नहीं भरने वाला जख्म दे गया। मरने वालों में सभी 20 से 30 साल के नौजवान थे। कईयों पर भरे पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इसके कारण केवल बच्चे नहीं है, शासन, सरकार
मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्यूटी थी। गणेश विसर्जन के लिए जब जाएंगे भीड़ होगी, गाँव में लोग चलेंगे और रोका क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी? और इसकी ये आपराधिक लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। इससे 25 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए, शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए। सरकार के आला अधिकारियों के साथ मंत्री भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को सांत्वना दी गई और तुरंत 2 नाविकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 11-11 लाख और नगर निगम ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जहां 11 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पर हम इंक्वायरी हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करिए, इसकी पूरी इंक्वायरी हुई, किस प्रकार हुए। मुख्यमंत्री ने जांच के बाद इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चेन्नई में सड़क पर लगे एक अवैध बैनर के गिरने से स्कूटी पर जा रही एक लड़की की मौत हो गई। बैनर सत्ताधारी पार्टी AIADMK के नेता की ओर से लगाया गया था। इस हादसे के बाद तमिलनाडु में लोग बेहद नाराज हैं और सड़क पर हुए इस जानलेवा हादसे ने सियासी माहौल भी गर्मा दिया है। 23 साल की सुभाश्री अपनी स्कूटी पर दफ्तर से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में लगा AIADMK का बैनर उड़ते हुए उनके ऊपर आ गिरा। सुभाश्री स्कूटी के साथ सड़क पर गिर पड़ी और तभी पीछे से आ रहे एक टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। सब कुछ पलक झपकते हुआ। सड़क पर जा रही गाड़ियां इस हादसे के बाद रुक गई। लड़की को जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सड़क के बीचों बीच अवैध तरीके से लगाए गए एक बैनर ने सुभाश्री की जान ले ली। इस हादसे के बाद घर परिवार में मातम पसर गया। ये बैनर AIADMK के पूर्व पार्षद जय गोपाल ने अपने बेटे की शादी के लिए लगाया था। इस घटना के तुरंत बाद लोगों ने कई ऐसे बैनर फाड़ दिए, कुछ को कार्यकर्ताओं ने उतार दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी DMK ने इस मुद्दे पर सरकार और सत्ताधारी पार्टी को घेर लिया। वहीं पुलिस ने बैनर लगवाने वाले AIADMK के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चेन्नई कॉर्पोरेशन ने ये बैनर तैयार करने वाले प्रेस को सील कर दिया है। लेकिन इस हादसे पर सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से फटकार है। मद्रास हाईकोर्ट अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ कई आदेश पारित कर चुका है और इस हादसे के बाद हाईकोर्ट के जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस देश में लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये नौकरशाही की उदासीनता है। क्षमा करें, हमने सरकार पर विश्वास खो दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार और चेन्नई कॉर्पोरेशन को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जो अवैध बैनर को लगाने से रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को मृत लड़की के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम उन अधिकारियों से वसूली जाएगी जो बैनर लगाने के गैर कानूनी काम को नहीं रोक सके। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को तलब किया। उनसे कोर्ट ने सड़क हादसे में हुई लड़की की मौत के बाद दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम उन अधिकारियों से वसूली जाएगी जो बैनर लगाने के गैर कानूनी काम को नहीं रोक सके। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को तलब किया। उनसे कोर्ट ने सड़क हादसे में हुई लड़की की मौत के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी। INX मीडिया मामले में P चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर की याचिका खारिज हो गई। CBI कोर्ट ने INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें फिलहाल 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में CPM SFI के यूथ विंग ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हावड़ा स्टेशन से लेकर नबन्ना तक विरोध मार्च निकाला। कर्नाटक के धारवाड़ में कांग्रेस नेताओं ने DC दफ्तर के सामने बाढ़ पीड़ितों के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चेरी काउंटी नाम की सोसाइटी में 6ठी मंजिल से गिरकर 9वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम 2019 का उद्घाटन डिप्टी CM सुशील मोदी और दूसरे कई मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हांगकांग से आए एक व्यक्ति को उसके पासपोर्ट पर गलत जानकारी होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। चेन्नई में एक कॉलेज बस भीषण आग में जलकर पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि बस में मौजूद 43 छात्र सही सलामत बच गए। बिहार के गया में परिया थाना इलाके में एक युवक और युवती के पेड़ से लटके शव मिलने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के 18 गेट खोले गए, जिसके बाद निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में हेलमेट पहनकर साइकिल जुलूस निकाला। देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही ये विवादों के घेरे में है।
जिसका लोग अलग अलग तरीके से विरोध करने में जुटे हैं। वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल जुलूस के लिए लंका चौराहे पर इकट्ठा हुए। इस दौरान वो बैठे तो साइकिल पर थे, लेकिन सभी ने हेलमेट पहना हुआ था। लिहाजा साफ था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के इरादे से वहां आए हैं, क्योंकि उनके हाथों में जनता को लूटना बंद करो, मोदी योगी होश में आओ जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां थी। इसके बाद योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी साइकिलों का काफिला आगे बढ़ा। इस दौरान वो नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस के दौरान इस एक्ट में संशोधन किए जाने की मांग की और दावा किया कि जिस तरीके का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है वो आम आदमी नहीं दे पाएगा, लिहाजा इसे तत्काल खत्म करना चाहिए। जिस तरीके ये लोग इतने महंगाई में जनता के जेब पे डकैती डाल करके पैसे का शोषण कर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है। यातायात के तहत ये लोग जबरन लोगों को डरा करके जेबों से पैसे की डकैती की जा रही है। इन सब चीजों के लिए आज हम लोग विरोध पे बैठे हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में मिले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गुलाब के फूल देकर गांधीगिरी भी की। देश विदेश से पीएम मोदी को मिले गिफ्ट अब आप भी खरीद सकते हैं। 14 सितंबर से पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पर मिले करीब 2700 चीजों की नीलामी होगी और ये नीलामी ऑनलाइन होगी, यानी कि आप घर पर बैठे ये कीमती चीजें खरीद सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को मिले करीब 1800 उपहारों की नीलामी जनवरी में की गई थी, जो एक पखवाड़े तक चली थी। इस बार नीलामी से हुई राशि को केंद्र सरकार की गंगा सफाई की योजना नमामि गंगे के लिए दिया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का 2015 में एक सूट नीलाम हुआ था, जो 4 करोड़ 31 लाख रुपए में बिका था। सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल ने सूट को अपने नाम किया था। तब भी नीलामी के दौरान पीएम मोदी की 450 से ज्यादा चीजें रखी गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहने के दौरान से ही खुद को मिले पुरस्कारों और अन्य चीजों की रकम सामाजिक कल्याण के लिए दान करते रहे हैं। आप जो सारे देख रहे हैं, सारा प्रदेश से जो गिफ्ट आइटम प्रधानमंत्री जी को दिए हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो जो भावना जुड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को उनके गिफ्ट को दिए और फिर यहाँ से मतलब पब्लिक से लाए और पब्लिक का पास जा रहे हैं, और एक अच्छा कज के लिए, नमामि गंगे के लिए। तो इसमें भावना का जो ऑक्शन का प्रोसेस है ना, वो प्राइस में काउंटिंग नहीं होता है, वो कुछ अलग होता है। लेकिन हमारा जो मैनुअल प्रोसेस है 14 तारीख से शुरू होगा, ये ऑक्शन होगा। इसमें जिस तरह का बेसिक प्राइस है 200 रुपया से 2.5 लाख तक है? तो बेसिक प्राइस से कोई भी प्राइस राइज कर सकता है, एक डेट में उसको खत्म होगा। जिसका प्राइस ज्यादा है उसको मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए और पब्लिक का आशीर्वाद है। पहले उस तरफ जो पेंटिंग आप देखेंगे उनका विजन भी देख सकते। कोई आर्टिस्ट सोच रहे हैं चेस बोर्ड भी बनाया है, कहाँ है कबूतर बनाया, गांधी जी शांति का प्रति कलर का कॉम्बिनेशन त्रिरंगा को लेके एक आर्टिस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कैसे बनाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर एबीवीपी का परचम लहराया है। जेएनयू में लेफ्ट समर्थन वाले छात्र संगठनों की जीत के बाद एबीवीपी ने बीजेपी को जश्न का मौका दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शानदार जीत हासिल की। छात्र संघ की 4 सीटों में 3 पर एबीवीपी ने कब्जा जमा लिया। इस बार भी अध्यक्ष पद एबीवीपी के पास गया। पिछले चुनाव में जीत के बावजूद एबीवीपी उम्मीदवार की डिग्री पर विवाद हो गया था। इस बार 3 सीटें जीतकर एबीवीपी ने फिर अपनी ताकत दिखाई। एक पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार को जीत मिली है। शुक्रवार को घोषित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के अश्वित दहिया ने अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के चेतन त्यागी को 19,000 मतों से पराजित किया, जबकि एबीवीपी के प्रदीप तंवर ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का ही कब्जा रहा। इस पर शिवांगी खरवाल ने जीत दर्ज की, लेकिन सचिव पद पर एनएसयूआई ने अपना कब्जा जमाया है और इस पद पर आशीष लांबा ने एबीवीपी के योगेश राठी को हराया है। पिछले छात्र संघ चुनाव में भी एबीवीपी का डीयू में दबदबा रहा था। सोनभद्र जमीन विवाद मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को जमीन दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जिले के उम्भा गांव का दौरा किया और वहां पर पीड़ित परिवारों को जमीन बांटी और विकास की कई योजनाओं का ऐलान किया। शिमला में नवभर रोड पर एक जीप के पलट जाने से एक शख्स घायल हो गया।
यूपी के शामली में वाहन चेकिंग के दौरान एसडीएम से बदसलूकी करने के आरोप में एसपी विधायक नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। कर्नाटक के रमानगर में डीके शिव कुमार के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसका वीडियो पुणे पुलिस ने जारी किया है। यूपी में नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन क्लियर के दौरान एक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों और सप्लाई को सामान्य रखने के लिए सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने पाकिस्तान से प्याज का आयात करने की मांग की, जिसका प्याज किसानों और कारोबारियों ने विरोध किया। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस विधायक सुनील केदार ने लोगों को अपने घरों पर बीजेपी का झंडा न लगाने की धमकी दी। मुंबई में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान मूर्ति के हाईटेंशन तार से छू जाने पर 7 लोगों की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के देश में बारिश की वजह से हालात खराब हैं, लेकिन इंदौर के एक अस्पताल की हालत देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। मूसलाधार बारिश के बाद महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल के सभी वार्ड में पानी घुस गया, यहां तक कि मरीजों के बेड भी पानी में नजर आए। अब तो ये थी कि जरूरी सामान भी पानी में बहते हुए ही दिखा। बेबस मरीज अस्पताल के अपने बेड पर नाउमीदी में बैठे हुए थे। ऐसे हालात में इलाज के लिए डॉक्टर कहां से आते, लेकिन इंतजाम के लिए अस्पताल के ज्यादातर कर्मचारी भी नदारद दिखे। और लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है नया